हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और हम लोगों ने देखा था कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओवम कैसे रिलीज होता है, ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे जो है वो हेल्पफुल है ओवम को रिलीज होने के लिए, ये चीजें हम लोगों ने जान ली थी। तो आज हम लोग देखें कि ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ये इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, इसके ऊपर एक और लेयर और इसके ऊपर एक और लेयर होती है इस तरह से। इस लेयर को ऐसे डार्क कर देते हैं। इसके ऊपर इस तरह से ऐसे लगे होते हैं। इस तरह से अब इसके सारे पार्ट को हम डिसाइड कर लेंगे। ये क्या है? ये है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। इसके नीचे तुरंत जो आती है लेयर, ये लेयर, ये डार्क कलर की जो लेयर बनी हुई है, ये जोना प्लूसिडा। जोना प्लूसिडा। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो अंदर वाला जो पोर्शन होता है, देखो ये जो फिलअप हुआ है, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म अंदर एकदम सबसे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के पास जो एक लेयर ये लगी हुई है, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ओवम का। ओवम जो होता है वो बिल्कुल इस तरह से जो यूट्रस से मतलब ओवरी से निकल करके और फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो ओवम इस तरह से दिखता है। और सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो कोरोना रेडिएटा होती है। उसके नीचे अगर हम लोग चलेंगे तो जोना प्लूसिडा, जोना प्लूसिडा की बात आती है। और अंदर सबसे जो सेंटर में चीज होगी वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो फटाफट इसको आप लोग ड्रॉ करिए। तो हम लोग देखेंगे कि एन ओवम इज an ovum is spherical or oval shaped, spherical or oval shaped, non motile। नॉन मोटाइल का मतलब क्या हुआ कि ओवम जो है वो मूवेबल
नहीं होता है, जबकि स्पर्म जो होता है वो मूवेबल होता है। यानी मेल गैमेट्स जो होंगे वो मूवेबल होंगे और फीमेल गैमेट्स जो है वो मूवेबल नहीं होती है। तो इसको हटा लेते हैं, फिर हम लोग इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो ये नॉन मोटाइल होता है सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो कहां होता है? सेंटर में। तो सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में पाया जाता है। एंड अबोंडेंट साइटोप्लाज्म, अबोंडेंट साइटोप्लाज्म, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म जो है वो अबोंडेंट अमाउंट में होती है, बहुत अधिक मात्रा में जो है वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मैमल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो मैमल्स के अंदर जो ओवम में साइटोप्लाज्म होता है, इसमें कोई भी यॉल्क नहीं होती है। यानी इन mammals the cytoplasm of ovum, cytoplasm of ovum do not have, in mammals the cytoplasm of ovum do not have yolk, इसमें yolk नहीं होता है। जबकि बहुत सारे ऐसे जीव मिलेंगे जिसके अंदर जो है वो yolk होता है और yolk पाए जाते हैं। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि each ovum is surrounded by, each ovum is सराउंडेड बाय, प्रत्येक ओवम जो होता है वो सराउंडेड होता है किससे? एक ट्रांसपेरेंट, सराउंडेड बाय ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, secreted non-cellular layer, non-cellular layer called zona pellucida, called zona pellucida। प्रत्येक ओवम जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जो कि नॉन सेलुलर लेयर से बनी होती है और यही जोना प्लूसिडा कहलाती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जोना प्लूसिडा। अब आउटसाइड द जोना प्लूसिडा, आउटसाइड द जोना प्लूसिडा, जोना प्लूसिडा के बाहर क्या होता है? इज एन investment of radially elongated follicular granules या ग्रैनुलोसा सेल्स कह सकते हैं। जो आउटसाइड जोना प्लूसिडा है वो एक इन्वेस्टमेंट होता है रेडियली इलोंगेटेड फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा सेल्स का, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा, जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। यानी जोना प्लूसिडा के बाहर की तरफ एक रेडियली फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर होती है और इस सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा clings in the corona radiata clings in the corona radiata clings in the outside the ovum, outside the ovum।
कोरोना रेडिएटा जो होता है वो ओवम के बाहर की तरफ लगा होता है फॉर सम टाइम, और ये केवल कुछ ही समय के लिए होता है। और इसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर था कि ओवम जो होता है वो स्फेरिकल या ओवल शेप का नॉन मोटाइल होता है, जिसमें सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म होगा। मैमल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ओवम का, इसमें यॉल नहीं होते हैं। प्रत्येक ओवम जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जो एक नॉन सेलुलर लेयर बनाती है, और इसी को क्या कहते हैं, जोना प्लूसिडा कहते हैं। जो जोना प्लूसिडा का बाहरी हिस्सा है वहां पे ग्रैनुलोसा, फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा सेल्स आकर के एलोंगेटेड फॉर्म में लग जाती हैं, जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और ये ओवम के बाहरी हिस्से में केवल कुछ ही समय तक रहता है। जबकि जोना प्लूसिडा जो होती है ये ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन तक पाई जाती है। ध्यान रखना इस बात का कि कोरोना रेडिएटा फर्टिलाइजेशन के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जोना प्लूसिडा जो होगी वो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन तक पाई जाती है। तो जोना प्लूसिडा persist up to the formation of blastocyst when it disintegrate, the blastocyst enlarges in size। ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो आकार में क्या करता है, बढ़ता है। तो इतनी चीजें आप लोग फटाफट नोट करिए। फिर हम लोग बात करेंगे अब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन सी सिचुएशंस जो है वो फर्टिलाइजेशन में होती हैं, और फिर इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो ये था ओवम का स्ट्रक्चर। और ओवम जो है वो स्फेरिकल या ओवल शेप का नॉन मोटाइल जो है वो गैमेट्स होता है, फीमेल गैमेट्स, जिसमें सेंट्रल पोर्शन में न्यूक्लियस होगा, बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मैमल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा ओवम में, उसमें कोई भी यॉल्क नहीं होता है। प्रत्येक ओवम एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जो एक नॉन सेलुलर लेयर बनाती है, जिसको जोना प्लूसिडा कहते हैं। जोना प्लूसिडा के बाहर की तरफ जो है वो रेडियली एलोंगेटेड फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं, जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा जो है वो ओवम के बाहर के साइड में केवल कुछ ही समय तक लगा रहता है, जबकि जोना प्लूसिडा जो होती है वो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन तक रहती है, और जब ये डिसइंटीग्रेट होती है तब जाकर के ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो अपने आकार में बढ़ता है। तो ये था स्ट्रक्चर ओवम का। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अभी हम लोगों ने देखा मेल गैमेट्स के बारे में और फीमेल गैमेट्स के बारे में, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने देखा oogenesis के बारे में भी, और फिर हम लोगों ने देखा कि जो oogenesis का प्रोसेस है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या रोल होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोगों ने देखा कि ओवम कैसे रिलीज होता है और ओवम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में और इम्प्लांटेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, क्या चीज होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जो एक नया स्ट्रक्चर बनता है, उस नए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स का जो आपस में फ्यूजन होता है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक हैप्लॉइड मेल गैमेट, जो मेल गैमेट होगा ये एन टाइप और एन टाइप ही फीमेल गैमेट से मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है, यानी 2n टाइप जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो है वही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी फर्टिलाइजेशन क्या है,
fusion of male and female gametes, male and female gametes, fusion of male and female gametes to form a zygote in fallopian tube. Fallopian tube is called fertilization. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गैमेट्स जो होंगे वो फीमेल गैमेट्स के साथ क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने से जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी जाइगोट के फॉर्मेशन और फ्यूजन को लेकर के, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन और जाइगोट के फॉर्मेशन को हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, हम लोग इसको कंबाइनली फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो होता क्या है, देखो सिंपली जो इसका मेन प्रोसेस है वो क्या है कि सेक्सुअल क्वाइटस के दौरान मेल जो होता है वो अपने स्पर्म को फीमेल्स की बॉडी के अंदर एजिकुलेट कर देता है, ये प्रोसेस है, एजिकुलेट कर देता है, और जो एजिकुलेटेड मटेरियल्स होता है दैट इज नोन एज सीमेन, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। स्पर्म जो कि मेल गैमेट्स हैं, ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये गतिशील होते हैं, और ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर मूव करना शुरू करेंगे, तो वैजिना से निकल करके ये सर्विक्स तक पहुंचते हैं, और सर्विक्स से फिर आगे यूट्रस, और यूट्रस से फिर जाकर के ये कहां पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, जहां पे ऑलरेडी ओवम जो है वो उपस्थित होता है। तो अब ये स्पर्म जो होंगे वो ओवम के पास पहुंच करके ओवम को क्या करेंगे, फ्यूज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल क्वाइटस मेल ejaculate millions of sperm in female vagina. These sperms are motile. ये स्पर्म्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, ये स्पर्म मूव करते हैं। तो मोटाइल स्पर्म क्या करेंगे, ये गतिशील स्पर्म जो होते हैं वो स्विम करते हैं रैपिडली। तो दीज मोटाइल स्पर्म मूव इन द फीमेल reproductive body and reach to the ischemic ampullary junction, where the ovum ऑलरेडी प्रेजेंट, जहां पे ओवम जो है वो पहले से ही उपस्थित होता है। तो ये मोटाइल स्पर्म जो होंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में मूव करती है और इस्थैमिक एम्पुलरी जंक्शन पे पहुंचता है, जहां पे पहले से ही ओवम क्या होता है, उपस्थित होता है। तो अभी क्या होगा फिर कि स्पर्म फ्यूज द ओवम, स्पर्म जो होगा वो ओवम को फ्यूज करता है, कहां पे, इन फैलोपियन ट्यूब में। किस जगह पे, इस्थैमिक एम्पुलरी जंक्शन पे, जहां पे ओवम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अभी इसमें अगला प्रोसेस क्या होता है, देखो ध्यान रखने की बात ये होती है कि ऐसी कंडीशन में स्पर्म्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्ट्रोसोमल
ठीक है। इस समय में स्पर्म जो होंगे वो एक्टोसोमल रिएक्शंस करते हैं, और कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जो लाइसेंस निकालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पर्म्स जो है वो एक्टोसोम होगा, वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो खास तौर पे वहां पे लाइसिन एंजाइम्स पाया जाता है, जो उसको लाइसिस कर देता है, किसको, कोरोना रेडिएटा और जोना प्लूसिडा को तोड़ देता है। तो इतनी चीजें याद रहे कि in the acrosome of sperm undergo acrosomal reactions। जो स्पर्म का एक्रोसोम है उसके अंदर एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं and release certain sperm lysine which dissolve egg, जो एग को क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, एग इनवेलप को। यानी जो कोरोना रेडिएटा और जोना प्लूसिडा को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देते हैं, एंड मेक द पथ, और क्या करते हैं, एक पथ बना देते हैं। पथ बनाते हैं किसके लिए, फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, ताकि स्पर्म उसके अंदर इंटर कर सके। तो स्पर्म लाइसिन contains lysing enzymes। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो एक्रोसोम होते हैं, उस स्पर्म का जो अगला सिरा होता है वही क्या कहलाता है, एक्रोसोम। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, लाइसिंग एंजाइम्स। ये लाइसिंग एंजाइम्स जैसे ही स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंचता है, तो उसके क्या होता है, एक्रोसोम रीजन में रिएक्शंस होने लगती हैं, जिनको एक्रोसोमल रिएक्शंस कहते हैं। और इन एक्रोसोमल रिएक्शंस के कारण यहां से कुछ स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स निकलते हैं। तो ये जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं, इसमें लाइसिंग एंजाइम्स होता है जो एक्रोसोम के अंदर पाया जाता है, और ये है क्या, हाइड्रोनिडेज। जो एंजाइम है ये एंजाइम क्या कहलाती है, हाइड्रोनिडेज, which dissolve the hydro या हाइड्रो नहीं, हाइलोयूरोनिक पॉलीमर in the intercellular space which hold the granulosa cells, जो ग्रैनुलोसा सेल्स को क्या करती रहती हैं, होल्ड करती रहती हैं। किसकी ग्रैनुलोसा सेल्स होंगी, कोरोना रेडिएटा की। तो कोरोना रेडिएटा की जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं, ये वहीं पे समाप्त हो जाती हैं। अब कोरोना रेडिएटा जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। ये डिसॉल्व होने के साथ ही तुरंत एक पथ बन जाता है, जिस पथ से क्या होगा, स्पर्म एंट्री कर लेता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो ये ओवम है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ साइटोप्लाज्म है, ये जोना प्लूसिडा है, और इसके ऊपर ये कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। जैसे स्पर्म यहाँ पे आता है, स्पर्म के सिर को, जो सिर का अगला हिस्सा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। जैसे वो उससे चिपकता है, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे हाइड्रोनिडेज नाम की एंजाइम्स निकलती है, और ये हाइड्रोनिडेज एंजाइम्स इस दीवार पे काम करती है यहाँ पे, क्योंकि इसी से ग्रैनुलोसा सेल्स ये जो हैं
जिससे कोरोना रेडिएटा बना हुआ है, ये इसी को होल्ड करता है। तो जब इस पे ये एक्ट करेगी एंजाइम, तो ये सारे के सारे को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। और जैसे ही ये डिसॉल्व करेगा, यहाँ पे इसके अंदर पेनिट्रेशन हो जाता है और पेनिट्रेट होकर के ये न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है। न्यूक्लियस तक पहुंचते पहुंचते स्पर्म क्या होता है, वो खुद डिसॉल्व फॉर्म में आ जाता है और इस तरह से उसका न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों आपस में क्या होता है, मिल जाता है, दोनों के डीएनए मिल जाते हैं और इसी तरह से फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अभी स्पर्म जो होता है वो एन टाइप क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है, ओवम के अंदर भी जो है वो एन टाइप क्रोमोसोम्स है, दोनों आपस में मिल गए तो 2n टाइप हो जाता है और ये जाइगोट हो जाता है। अभी भी क्या हुआ, जोना प्लूसिडा नहीं गायब होती है, ये जोना प्लूसिडा यहाँ पे पड़ी रहेगी, बाकी कोरोना रेडिएटा जो है वो समाप्त हो गया रहता है। तो ये था आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अभी हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर, जिनको हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो ये कॉर्टिकल रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इन कॉर्टिकल रिएक्शंस के होने से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या करती हैं ये कॉर्टिकल रिएक्शंस, तो इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। फर्टिलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया और अभी भी ऐसा नहीं है कि ओवम अपनी जगह से कहीं हट जाए, अभी भी ओवम जो है वो स्थानिक एम्पुलरी जंक्शन पे पड़ा रहता है। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शंस शुरू हो जाती है। तो क्या होती है कॉर्टिकल रिएक्शंस, देखो कॉर्टिकल रिएक्शंस होने का जो मेन मोटिव होता है कि अगर एक स्पर्म ने जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर दिया तो अब दूसरे स्पर्म की एंट्री जो है रुक जाए, इसीलिए ये कॉर्टिकल रिएक्शंस होती हैं। तो देखेंगे हम लोग क्या कॉर्टिकल रिएक्शंस, कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होती है, कॉर्टिकल रिएक्शंस, कॉर्टिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म के एंटर हो जाने के बाद, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग, लेटर, स्पर्म की जब एंट्री हो जाती है एग के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, तो स्पर्म जब इंटर हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, सम कॉर्टिकल रिएक्शंस, लेटर सम cortical reactions has been occurred, कुछ कार्टिकल रिएक्शंस होती हैं। इन कार्टिकल रिएक्शंस में क्या होता है, देखो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहली चीज कि जो कार्टिकल ग्रैन्युल्स होते हैं जो कि एग के नीचे उपस्थित होते हैं, यानी एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे पाए जाते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो पाए जाएंगे ये एक विशेष प्रकार का केमिकल सब्सटेंसेस निकालते हैं, इसके बीच में प्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। जो साइटोप्लाज्म हम लोगों ने देखा था कि जो ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्योंकि वो ओवम के अंदर पाया जाता है इसलिए उसको ऊप्लाज्म भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो एक लेयर पाई जाएगी वो एक विशेष प्रकार का केमिकल निकालती है जो ऊप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में निकालती है। और ये केमिकल्स करते क्या हैं, ये केमिकल्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद निकलते हैं ताकि वो फर्दर स्पर्म की एंट्री को चेक करें, फर्दर स्पर्म की एंट्री को रोक दें। समझ में आ रही बात। तो इस तरह के रिएक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो इन दिस रिएक्शन द कार्टिकल granulosa, इस रिएक्शंस में जो कार्टिकल ग्रैनुलोसा होती है वो क्या करती है, तो पहले तो ये देखें कहां पाई जाती है, प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है।
releases chemicals, releases chemicals, ये क्या करेगी, केमिकल्स निकालती है बिटवीन द ओप्लाज्म, between the ooplasm and plasma membrane, plasma membrane, plasma membrane और ओप्लाज्म के बीच में ये केमिकल निकालती है। तो these substances, these chemical substances raise the vitelline membrane above the egg, above the egg। ये सबस्टेंसेस जो होते हैं वो एग के ऊपर एक विटेलाइन मेम्ब्रेन बना देते हैं एंड केमिकल प्रेजेंट इन इट, chemicals present in it, और जो केमिकल्स इनके अंदर पाए जाते हैं effective to check the entry of other sperms, entry of other sperms। तो ये सबस्टेंसेस जो है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं किसके ऊपर, एग के ऊपर, और जो इनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इतने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं कि वो अन्य स्पर्म की एंट्री को क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो इफ polyspermy occurs, if polyspermy occurs, that is more than one sperm, that is more than one sperm, more than one sperm enter, so the secondary oocytes, अगर एक से ज्यादा स्पर्म एंट्री हो गए तो जो सेकेंडरी oocytes होते हैं, secondary oocyte cells has too much genetic materials to develop normally, so the haploid gametes fuse together to form diploid zygote, जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और इससे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो as the zygote move towards the uterus, the mitotic division starts and form cleavage to change into 2, 4, 8, 16 celled ब्लास्टोमियर्स। ये सारी घटनाएं जो होती हैं
वो कहां पे होती है? ये सारी की सारी घटनाएं जो होती हैं वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। अभी तक फर्टिलाइज्ड जो ओवम है, वो फर्टिलाइज्ड ओवम अभी तक यूट्रस के अंदर नहीं पहुंचा है, क्योंकि यूट्रस के अंदर जब पहुंचेगा तो मायोबैक्टीरियम में जाकर के क्या होता है? इंपैडेड हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लानेशन कहते हैं। तो ध्यान रखने की चीज ये है कि जैसे स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर होता है, तुरंत ही उसके अंदर कुछ पार्टिकल रिएक्शंस होती हैं। इस रिएक्शंस में जो पार्टिकल ग्रैनुलोसा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है, वो केमिकल्स निकालते हैं, और ये केमिकल्स प्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में निकलते हैं। ये सबस्टेंसेस एक विटालाइन मेम्ब्रेन बनाते हैं एग के ऊपर, और जो केमिकल्स इनके अंदर होते हैं उनकी वजह से अन्य स्पर्म की एंट्री क्या होती है? रुक जाती है। लेकिन अगर मान लो कि पॉलीस्पर्मी हो गया, अगर पॉलीस्पर्मी हो गया, कई सारे स्पर्म एंट्री कर गए, मैक्सिमम जो है एक और एंट्री कर सकता है, 2 कर सकते हैं, और कभी-कभी 5 और 6 की भी बात देखने को आई है। तो पॉलीस्पर्मी अगर हो गई, यानी कई सारे स्पर्म एंट्री कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सेकेंडरी oocyte सेल्स होती है जिसमें बहुत ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होता है, वो उसको नॉर्मली डेवलप कर लेती है, और इस तरह से ट्विंस जो है वो पैदा हो जाते हैं, ट्विंस हो जाते हैं, जुड़वे हो जाते हैं। अब हैप्लॉइड गैमीट्स जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है वो यूट्रस की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा, लेकिन इससे पहले इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसमें क्लीवेज शुरू हो जाता है। पहले 1 से 2 सेल, फिर 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल तक का डिवीजन हो जाता है, और इसी को हम लोग 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन जो है वो कहां होता है? यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाता है। अभी ब्लास्टोमियर जो है जब 16 सेल पे हो जाती है, किस पे हो जाती है? 16 सेल पे, और उसके बाद जो है जब 16 से आगे फर्दर डिवीजन होता है, 32 सेल जब आएगी तो इसको मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मारुला। और मारुला जो होता है वो बड़ी तेजी से चेंज होता है किसके अंदर? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। तो ब्लास्टोमियर्स further divided into morula, and marula changes into blastocyst. ब्लास्टोमियर्स जो है वो फिर डिवाइड होकर के मारुला बन जाता है, और मारुला चेंज होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट में। अब ब्लास्टोमियर्स से क्या बन गया? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो क्या करेगा? ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होगी वो ट्रोफोप्लास्ट कहलाती है, और अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो मूव करके कहां आता है? यूट्रस में आ जाता है। तो नाउ blastocyst move into uterus and embedded into the inner wall of uterus. This process is called implantation. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लानेशन कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो यूट्रस में मूव करके आएगा, यानी फैलोपियन ट्यूब से जो है ये मूव करना शुरू कर देता है, और मूव करते करते कहां आ जाता है? यूट्रस में। और यूट्रस की जो इनर लेयर होती है, इसी इनर लेयर्स में आकर के ये क्या होगा? अटैच हो जाएगा या एम्बेडेड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग इम्प्लानेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लानेशन। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर इम्प्लानेशन हो गया तो अब क्या हो गई? नाउ प्रेगनेंसी
इज कंफर्म। अब प्रेगनेंसी क्या मान ली जाती है? कंफर्म मान ली जाती है। तो इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्या कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, इम्प्लांटेशंस के बाद कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिसके द्वारा जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस वही प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हम लोग देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है, कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट लेयर्स एम्ब्रियो में बनती हैं जो फर्दर चल करके किसमें, फर्दर चल करके ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोर्टिल्यूशंस की, कैसे जो है वो एक कंप्लीटली या फुल्ली फॉर्म्ड बेबी जो है वो डिलीवर्ड हो जाता है आउटसाइड ऑफ द यूट्रस ऑफ मदर, मां के यूट्रस से कैसे बाहर होता है। और फिर जो सबसे लास्ट फिनोमेना है वो है लेकेशन। तो लेकेशन के बारे में बात करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद बात करेंगे पार्टिल्यूशन के बारे में, पार्टिल्यूशन के बारे में, और फिर देखेंगे लैक्टेशन के बारे में कि लैक्टेशन कैसे होता है। तो लैक्टेशन में कई सारी चीजें हम लोग देखेंगे, हार्मोनल कंट्रोल क्या है लैक्टेशन का, इसके बारे में बात करेंगे, और लैक्टेशनल एमेनेरिया क्या होता है इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग नोट करिए और इसको प्रिपेयर करिए। ये नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे फिर नए चैप्टर की बात करेंगे, तब तक इन चीजों को आप लोग प्रिपेयर करते रहिए।